बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं ख़वातीन और हज़रात तलाजत। हम जानते हैं इलेक्शन सर पे है और हर कोई कैंपेन चला रहा है। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसलिए अब ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि नौजवानों को टारगेट किया जाए। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब नौजवानों से गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उससे भी पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई है नौजवानों के साथ। जी हाँ, जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसे कहा गया है नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें 2500 के करीब तलबा और तालिबात मौजूद थे, जिससे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया और बड़ा कैंडिड और फ्रैंक इंटरव्यू और डिस्कशन इसे कहा जा रहा है कि जिस तरह तलबा और तालिबात ने सवाल जवाब का सिलसिला किया और जो सवाल पूछे गए सबके जवाब दिए गए, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी गई। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्टेटमेंट्स आज हमारे सिपा सालार ने पूरी कौम के लिए दी हैं। एड्रेस टू द यूथ कहा जा रहा है, नौजवानों से उन्होंने खिताब किया पूरी कौम के, और उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। फॉर एग्जांपल, जब उनसे अफ़गानिस्तान का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे एक भी पाकिस्तानी को अगर ख़तरा हुआ तो अफ़गानिस्तान बी डैम्ड, परवाह नहीं करेंगे, भाड़ में जाए अफ़गानिस्तान, पर मेरा हर पाकिस्तानी महफूज रहना चाहिए। ईरान के सवाल पे सिपा सालार ने कहा ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, पर किसी को बैक स्टैब करने की इजाज़त नहीं देंगे, पीठ में छुरा घोंपने की इजाज़त नहीं देंगे। ये वाजे कर दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। ये भी कह दिया उन्होंने, क्योंकि यकीनन जब नौजवान सवाल पूछते हैं तो बहुत सारे सवाल आजकल हम जानते हैं सियासत के ऊपर होते हैं। हमारे जब निगरान वज़ीर आज़म गए थे लम्स, तो फिर कितने दिन लम्स का हैशटैग चलता रहा ट्रेंड में, यकीनन वो सवाल जवाब कोई भूल नहीं सकता। खैर, यहाँ जो सवाल जवाब हुए वो थोड़े से मुख्तलिफ थे। वाज़े कर दिया सिपा सालार ने, तमाम सियासत का मतलब पावर है, सिर्फ ताकत की खातिर सियासतदान सियासत करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो DGMI और ISI रह चुके हैं, तमाम सियासी जमातों से उनका वास्ता पड़ा है, वो इंटरेक्शन करते रहे हैं और सबको वो अच्छी तरह जानते हैं। और ये भी कह दिया उन्होंने कि तमाम जमातों में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, इदारों के अंदर भी अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। अवाम उसे वोट दें जो उनके काम आए। ये बात मैं भी हमेशा करता हूँ कि वोट देने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि वोट किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है, वो कौन से काम है आपके हल्के में जो वो शख्स करेगा। जीतने के बाद अगर ना करे तो फिर ये भी तजवीज़ पेश की आर्मी चीफ ने, जो मेरी नज़र में बड़ी काम की थी। उन्होंने कहा ऐसी तरमीम भी आनी चाहिए जो काम ना करे उसे 1 साल के बाद या मिड टर्म के बाद वोट के ज़रिए वापस भी निकाल दिया जाए। ऐसी भी आइनी तरमीम आनी चाहिए, जो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी तजवीज़ थी। और ये गवर्नेंस के सवाल के ऊपर हमारे सिपा सालार ने जवाब दिया। कोई मुल्क के टुकड़े करने लगे, ये बात उन्होंने उस वक्त की जब पूछा गया कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने क्यों नहीं दी जाती, कोई हुकूमत 5 साल पूरे क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कोई मुल्क के टुकड़े करे और या बेचने लगे तो उसे मुद्दत पूरी करने दी जाए। इंडिया में 12 अदम एतमाद की तहरीकें आई, कुछ नहीं हुआ। बरतानिया में 3 वजीर आजम बदल गए, कुछ नहीं हुआ। होना ये चाहिए था कि पार्लियामान का हिस्सा रहते, सड़कों पर ना आते, 172 का नंबर पूरा कर देते। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, नौजवान सोच समझ कर वोट दें। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आर्मी चीफ का। प्रोग्राम में तफसीलन इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, लेकिन हम जानते हैं सियासी माहौल भी इस वक्त उरूज पे है। जहाँ जहाँ इलेक्शन कैंपेन भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, क्योंकि 15 के करीब दिन बचे हुए हैं। और साथ ही साथ सिक्योरिटी अलर्ट्स। जी हाँ, आज महकमा दाखिला पंजाब ने एक मुरासला जारी किया है, जिसमें कह दिया है कि गैर जमहूरी कुव्वतें खलल डाल सकती हैं। गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का मकसद इलेक्शन मुलतवी करना है, फूल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। हम जानते हैं ऐसी खबर इस्लामाबाद से कुछ दिनों पहले आई थी, वहाँ पे ये खबर चल रही थी कि यूनिवर्सिटियाँ तालीमी इदारे बंद हो गए। पंजाब से अब ये खबर आ गई है कि वहाँ की भी वजारत दाखिला ने मुरासला जारी कर दिया है, थ्रेट अलर्ट रिलीज़ कर दिया है। जिसके बाद अब ये सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क में आने वाले इंतखाबात पुरअमन होंगे या नहीं, क्योंकि बहुत सारे तज्ज़ियाकार और सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इलेक्शन के दिन ऐसा खून खराबा हो सकता है जिससे अल्लाह पाकिस्तान को बचाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन उससे इलेक्शन असरअंदाज ज़रूर होगा, इलेक्शन डिले भी होगा। और यकीनन पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम स्टेबिलिटी आने का प्रोसेस है उसमें ताख़ीर होगी, जो इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की बात की जाए तो आज नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे साथ क्या दुश्मनी थी, मुझे क्यों निकाला। यकीनन ये बातें तो काफ़ी वक्त से नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए बिल्ड की जा रही है, एक लाइन जो बड़ी मशहूर हो रही है सोशल मीडिया पे, साडी गल हो गई है। तो यकीनन ये बात अब थोड़ी सी अजीब है,
इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान ये नैरेटिव बिल्ड नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किया जा रहा है। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी नवाज शरीफ साहब पर आज तनकीद की और कहा कि अपने लिए एक हस्पताल नहीं बना सके और चौथी बार वजीर आज़म बनना चाहते हैं। अपना मंशूर तो तैयार कर लें। यकीनन ये सोचने की बात है, 15 दिन करीब बचे हैं इलेक्शन में और अभी तक PMLN का मंशूर नहीं आया। खैर, ये भी सुना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत जल्द कराची प्लान का ऐलान करेंगे। कराची के लिए पीपल्स पार्टी ने खुसूसी प्लान तैयार किया है, जो तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में, कल परसों बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। यकीनन उसकी तरफ बहुत सारे लोग देखेंगे। ये भी कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी गेम है इन इलेक्शन में। वजह यह है कि जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे वो जीतने के बाद PTI में नहीं जाएंगे, वो किसी और जमात में शामिल होंगे। हकीकत तो ये है कि अब जो नए अहकामात आए हैं उसके मुताबिक अब PTI का नाम भी नहीं बचेगा, क्योंकि PTI पार्लिमानी सियासत से अब उसका पत्ता साफ कर दिया गया है। कोई अब उसका मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा पार्लिमानी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो यकीनन जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कोई और पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी या आज़ाद रहना पड़ेगा। यह अब फैसला आने वाला वक्त बताएगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन इसके अलावा आज हमारे प्रोग्राम में एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये खबर वो है जो 2018 में भी मैंने कवर की थी इंतखाबात के दौरान। इलेक्शंस के दौरान जो सिंध में सेंसिटिव और एक्सट्रीमली सेंसिटिव, हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से उनके ऊपर CCTV कैमरास लगाना यकीनन वक्त की ज़रूरत है। और 2018 के इलेक्शंस में मुझे याद पड़ता है जब मैंने रिपोर्ट किया था, और सिर्फ मैंने रिपोर्ट किया था, कि जिन CCTV कैमरास और इक्विपमेंट की लागत 20 करोड़ रुपए थी, वो हमने एक दिन के लिए किराए पे लिए थे 60 करोड़ में। अब मेरे पास खबर ये आई है कि सिंध वही CCTV कैमरास कोई 4515 सेंसिटिव और एक्सट्रीमली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के लिए जो ले रहा है 112 करोड़ रुपए में ले रहा है। यकीनन मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि काश ये 112 करोड़ रुपए इस कौम पे लगते, कितना फ़ायदा हो जाता। ये एक अरब अगर जमा हो जाए जो पाकिस्तान का ज़ाया होता है। अब भी अगर इन कैमरास की लागत देखी जाए जो अभी 112 करोड़ में हम एक दिन के लिए किराए में ले रहे हैं, तो ये 40-50 करोड़ से ऊपर नहीं होगी। लेकिन जिसको किराए पे दे रहे हैं शायद वो इतना ताकतवर है कि उससे कोई ये ठेका ले नहीं सकता और रेट उसका हमेशा डबल ही रहेगा। आज के प्रोग्राम में हम इस पर ही बात करेंगे, साथ साथ हल्का NA-247 की बात होगी। यकीनन हल्के की सियासत बहुत इस वक्त उरूज पे है। NA-247 बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है। MQM का गढ़ समझा जाता था, पहले ये NA-244 था। कहा जाता है यहाँ MQM का राज है, लेकिन मसाइल के अंबार भी बहुत सारे हैं इस हल्के में, जो इस हल्के के उम्मीदवारों से हम आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ साथ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और इस हल्के में जिसकी मैं जिक्र कर रहा था NA-247 का, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, माज शेख साहब, मुनीर जफ़र साहब जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार हमें इस हल्के के ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं ख्वाजा इजहार से। कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड।